नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। फ्री वीडियो के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लेना। हमारा फ्री वाला टेलीग्राम ये वाला ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष गोपाल शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके और हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पर। सीरीज प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं जो कि संबंधित है हमारे पेड कोर्सेज के बारे में। यदि आप हमारे पेड कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए इन कॉलिंग नंबर्स पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पेड कोर्सेज संघ लोक सेवा आयोग एवं सभी राज्य लोक सेवा आयोगों की परीक्षाओं के लिए आयोजित किए जाते हैं। हमारे पेड कोर्सेज को ज्वाइन करके आप अपनी तैयारी में और अधिक बेहतरी ला सकते हैं एवं अपनी तैयारी को और अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाकर अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल जो कि एकदम निःशुल्क है, उसे भी आप ज्वाइन कीजिए। उसे ज्वाइन करने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। इसे ज्वाइन करने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना होगा और सर्च ऑप्शन में जाकर के @स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल सर्च कीजिए और ज्वाइन के ऑप्शन पर क्लिक करके इसके मेंबर बन जाइए। इसका जो लाभ आपको प्राप्त होगा वो इस रूप में होगा कि जितने भी फ्री कार्यक्रम जो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा संचालित किए जाते हैं उनकी जानकारी आपको वहाँ पर प्राप्त होती रहेगी। इसके अलावा जितने भी नए पेड कोर्सेज होते हैं हमारे, इसके अलावा जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल और फ्री जो वीडियोस नोटिफिकेशन होते हैं या जितने भी फ्री वीडियो हैं, ठीक है, वो सभी की जानकारी आपको इस टेलीग्राम चैनल में प्राप्त होती रहेगी। तो आप अपडेटेड बने रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कीजिए। हमारे यूट्यूब को जो चैनल है उसको सब्सक्रिप्शन एकदम निःशुल्क है, उसे सब्सक्राइब करने का आपको कोई पैसा पे नहीं करना है और उस पर जितने भी वीडियोज़ हैं वो हमेशा से फ्री हैं और हमेशा फ्री रहेंगे। ऐसी प्रतिबद्धता जो है वो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा हमेशा से रही है और हमेशा रहेगी। तो आप प्लीज़ उसे ज्वाइन कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। और यदि आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं, तो आप इसे आगे भी शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं, किसी भी ग्रुप में जहां आप जुड़े हुए हैं वहां तक इनको पहुंचाएं। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारी सीरीज़ की और हमारी सीरीज़ जो है वो संचालित की जा रही है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की मुख्य परीक्षा के पूर्व वर्षों के प्रश्न पत्रों के ऊपर। और हमारे ये जो प्रश्न पत्र हैं इनमें जो प्रश्न शामिल किए गए हैं वे केवल वही प्रश्न हैं जो 2020 के नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित हैं, ठीक है दोस्तों। और आपको पता होगा अभी हाल ही में जो है वो 29 जून को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा 2019 की जो प्रारंभिक परीक्षा 12 जनवरी को संपन्न हुई थी उसके स्कोर कार्ड जारी कर दिए गए हैं। तो संभावना बन रही है कि अब जल्द से जल्द रिजल्ट भी आ जाएगा और जो 2020 की जो परीक्षा का नोटिफिकेशन जो है वो जो कि आपका मई में आना था वो अब जल्दी आने की संभावना बन रही है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 2016 की मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र हम लोग कर रहे थे जिसमें खंड आ जो है वो द्वितीय प्रश्न पत्र का हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा के ऊपर जो प्रश्न है उनके ऊपर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न अति लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में होता है। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, एक समाज का उदाहरण दीजिए। एक समाज का उदाहरण देना है हमको, ठीक है। तो उदाहरण नॉर्मली भी दे सकते हैं कि भाई एक सोसाइटी क्या होती है, जैसे भारतीय समाज हो गया, अमेरिकी समाज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार भी हम लिख करके दे सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, डेफिनेशन देंगे सोसाइटी की और फिर उसके बाद उदाहरण देंगे। तो डेफिनेशन क्या हो सकती है, जैसे कि समान क्षेत्र, अंत्यक्रिया और संस्कृति के जो मनुष्य होते हैं उनका समूह समाज कहलाता है। सामान्य सी डेफिनेशन है, जैसे कि एक समान क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, ठीक है, जो आपस में क्या करते हैं, पारस्परिक अंत्यक्रिया के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं और जिसके माध्यम से उनकी अपनी एक अलग संस्कृति का क्या होता है, विकास होता है, ठीक है। तो ऐसे मनुष्यों के समूह होता है उसको क्या कहते हैं हम, एक समाज का मतलब कहा जा सकता है, ठीक है। प्रसिद्ध समाजशास्त्री मैकाइवर ने समाज को सामाजिक संबंधों का जाल कहकर संबोधित किया है, ठीक है। उदाहरण की यदि हम बात करें तो भारतीय समाज, ठीक है, एक भारतीय समाज जो है वो भी किसका उदाहरण है, समाज का उदाहरण है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम लिखिए। तो जो ह्यूमन राइट्स कमीशन है भारत का, ठीक है, उसके अध्यक्ष का नाम हमको यहाँ पर बताना है। तो हम बताएंगे दोस्तों इसका उत्तर, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं HL दत्तू। हम सभी को पता है कि जो भारत का जो मानव अधिकार आयोग होता है, ठीक है, जो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है भारत का, उसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, रिटायर्ड जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, HL दत्तू जो है वो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में मानव अधिकार आयोग का गठन कब हुआ था। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न आपका प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जितना कि मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में पूछा जा रहा है। नवीन पाठ्यक्रम में आप सभी को पता होगा जो आपका पॉलिटी वाला पार्ट है, जो नया पाठ्यक्रम जारी किया गया उसमें कई सारे आयोग जोड़े गए हैं,
ठीक, उसमें एक्ट हटा दिए गए हैं, लेकिन कई सारे कमीशन जो है उसमें जोड़ दिए गए हैं, जिसमें से एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है वो वहाँ पर हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, प्रारंभिक परीक्षा में भी और मुख्य परीक्षा में भी। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा में तो पूछा ही गया है, 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश में 2011 में शिशु मृत्यु दर कितनी थी या क्या थी। 2011 की जनगणना हुई थी, उसके बाद मतलब तब की स्थिति की बात की जा रही है कि मध्य प्रदेश में शिशु जो मृत्यु दर है, जो इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट इसको बोला जाता है, ठीक है, तो वो कितनी थी। तो उसकी बात हम करेंगे। शिशु मृत्यु दर मध्य प्रदेश में 2011 में 59 थी, ठीक है, 59 थी, और जबकि वर्तमान में कितनी है, 48 है। हाल ही में एक डाटा आप लोगों ने पढ़ा होगा, न्यूज़पेपर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित रहा था, जिसमें मध्य प्रदेश जो है वो फिर से क्या है, अभी भी टॉप पर बना हुआ है। भारत की यदि बात करें तो सभी राज्यों में मध्य प्रदेश में जो शिशु मृत्यु दर है, इन्फेंट जो मॉर्टेलिटी रेट है, IMR इसको बोला जाता है, तो ये अभी भी मध्य प्रदेश में कैसी सर्वोच्च जो है वो बनी हुई है। ठीक, जो 59 थी अभी 48 तक पहुंच गई है। 2019 में कमी जरूर आई है, लेकिन फिर भी मध्य प्रदेश जो है वो अभी टॉप पर है। इसके बाद हम बात करेंगे जनगणना 2001 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत क्या है। देखिए, जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं इनका उत्तर आप सीधे सीधे भी लिख करके आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मध्य प्रदेश में 2011 में शिशु मृत्यु दर क्या थी, आप यदि चाहें तो इसको लिख करके आ सकते हैं भाई 59, मतलब 59 प्रति 1000 जो जीवित जन्म होते हैं बच्चों के, ठीक है, उन पर कितनी है, 59, मतलब कि 1000 जो बच्चे जन्म ले रहे हैं, ठीक है, उनमें से कितना 59 बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, काल कवलित हो जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार का जो है वो उसमें आकलन आप दे सकते हैं। नहीं है आपका तो आप केवल 59 लिख करके भी आ सकते हैं। शिशु मृत्यु दर जो है वो 59 लिख करके भी आ सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, आप इस प्रकार भी लिख करके आ सकते हैं, ठीक है, कि प्रति 1000 जो जीवित जन्म होते हैं उन पर कितना 59 है, 59 है, और वर्तमान में भी आपने बता दिया है 48 है। ठीक, तो इतना मतलब सेंटेंस फ्रेमिंग करने की आवश्यकता आपको नहीं रहती है, क्योंकि टाइम कम रहता है। नवीन पाठ्यक्रम जो मतलब नया जो सिलेबस आया उसमें आपके पास टाइम अधिक रहेगा, क्योंकि शब्द सीमा जो है वो काफ़ी कम कर दी गई है। लेकिन जो 2019 का पाठ्यक्रम है उसमें शब्द सीमा काफ़ी ज़्यादा थी, तो समय जो है वो काफ़ी कम था, तो आप टू द पॉइंट लिख करके भी आ सकते हैं। ठीक, लेकिन नए जो पाठ्यक्रम के अनुसार और जो नया जो पैटर्न अभी आया है 2020 का पाठ्यक्रम में, उसमें शब्द सीमा काफ़ी कम कर दी गई है अब। ठीक है, तो इस हिसाब से आप चाहें तो सेंटेंस फ्रेम भी कर सकते हैं और उसको अच्छे से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। आपके पास टाइम जो है वो अब पर क्वेश्चन जो है वो थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत कितना है। अब देखिए, इसमें टू द पॉइंट आपसे पूछा गया है कि अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में क्या प्रतिशत है 2001 की जनगणना के अनुसार। ठीक है, तो यदि आपको पता है तो आप लिख करके आ सकते हैं कि 15.17% है। ठीक, कितना है, 15.17% है 2001 की जनगणना के अनुसार, जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है, 15.6% जो है वो हो गया, अर्थात 15.60% इसको कहेंगे। ठीक है, तो आप सेंटेंस फ्रेम भी कर सकते हैं कि वर्ष 2001 में जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति का कुल जनसंख्या में प्रतिशत 15.17% था। आप इसको क्या कर सकते हैं, अंडरलाइन करके आ सकते हैं, जो पूछा गया उसको अंडरलाइन आप वहां पर कर दीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपने कुछ अपने से जोड़ने की कोशिश की कि वर्तमान में कितना है, तो वो भी हमने बता दिया 2011 के अनुसार। अब अगला प्रश्न है हमारा, शिशु को परिभाषित कीजिए। ठीक है, शिशु को परिभाषित करना है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, जन्म से 1 वर्ष तक की आयु समूह के जो बच्चे होते हैं उनको शिशु कहा जाता है, इन्फेंट कहा जाता है। इसके बाद आता है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो हम सभी को पता है जो WHO है ये वर्तमान में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। जब से कोरोना जो महामारी जो है वो पूरे विश्व में फैल गई है, तब से WHO की भूमिका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, और लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसा माना जा सकता है कि इससे संबंधित जो प्रश्न है वो पूछे अब जा सकते हैं। तो इसके मुख्यालय के संदर्भ में जो वन ईयर एग्जाम होते हैं, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होते हैं उनमें पूछा जा सकता है। तो इसका मुख्यालय जो है वो कहाँ पर, जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। अब ये 3 अंकों का प्रश्न है, आप इतना भी लिख करके आएंगे तो भी आपको 3 ही अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, टीकाकरण एक निरोधात्मक उपाय है अथवा उपचारात्मक, ये बताना है हमको। ठीक है, तो आप इसको बता सकते हैं कि टीकाकरण कौन सा उपाय है, निरोधात्मक है या उपचारात्मक उपाय है। देखिए, जब हम मतलब MPPSC की मेंस का पेपर 2 का पार्ट 2 पढ़ते हैं तो उसमें उपचारात्मक और निरोधात्मक जो उपाय होते हैं स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी बात की जाती है। ठीक है, जो रोगों के संदर्भ में होता है, तो निरोधात्मक है या उपचारात्मक, तो निरोधात्मक उपाय के अंतर्गत ये माना जाता है। ठीक है, निरोधात्मक क्यों कहा जाता है कि टीकाकरण जो होता है किसी बीमारी के पहले, वैक्सीनेशन जो बच्चे जो होते हैं, ठीक है, मतलब जो बच्चे जन्म लेते हैं तो हमको पता है कि उनको जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक और फिर उनको कई सारे टीके जो है वो लगाए जाते हैं। ठीक है, वो क्यों लगाए जाते हैं, ताकि आगे चलकर जिस बीमारी से संबंधित टीके लगाए जा रहे हैं उनके प्रति क्या होता है, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है विकसित हो जाती है। तो एक प्रकार का निरोधात्मक उपाय है, ताकि आगे चलकर उनका शरीर जो है वो क्या करेगा, उन रोगों से लड़ने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लेगा। ठीक है,
और उपचारात्मक क्या होता है? उपचारात्मक में यदि आपको कोई बीमारी हो गई है, यदि आप किसी रोग से ग्रसित हो गए हैं, ठीक है, उसके बाद फिर आपका उपचार जो है प्रारंभ किया जाता है, तो वो उपचारात्मक प्रक्रिया होती है। तो टीकाकरण कैसी प्रक्रिया है? निरोधात्मक प्रक्रिया है। तो आप सीधा सीधा लिख करके भी आ सकते हैं कि टीकाकरण एक निरोधात्मक उपाय है। इतने में भी आपका उत्तर हो जाएगा। यदि आप इसको थोड़ा अच्छे से लिख करके आना चाहते हैं तो आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि टीकाकरण एक निरोधात्मक उपचार है जो कि विभिन्न बीमारियों के बचाव हेतु शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भ्रष्टाचार क्या है? परिभाषित कीजिए। जो करप्शन क्या है, परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो यदि हम बात करें प्रशासन के संदर्भ में, किसी लोक सेवक के संदर्भ में, जिसकी मतलब किसी प्रशासन के संदर्भ में जो भ्रष्टाचार होता है, ठीक है, उसके संदर्भ में इसकी परिभाषा जो है वो ज़्यादातर मानी जाती है। ठीक है, तो हम भी उसी के आलोक में इसकी डेफिनेशन देने का प्रयास करेंगे। किसी लोक सेवक के द्वारा अपनी शक्तियों का निजी स्वार्थ हेतु अवैधानिक जो उपयोग होता है, ठीक है, वो क्या कहलाता है? भ्रष्टाचार कहलाता है। नॉर्मल सी बात है, ठीक है, कि करप्शन की डेफिनेशन आप अपने हिसाब से लिख करके आ सकते हैं यदि आपको पता है, क्योंकि भ्रष्टाचार आज जो है वो समाज में मतलब प्रत्येक क्षेत्र में व्याप्त हो गया है। ठीक है, व्यक्तिगत स्तर पर भी हम लोग यदि अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई हम ठीक तरीके से नहीं करते हैं, ठीक है, और हमारे माता पिता या हमारे परिवार की जो लिबर्टी या फिर जो हमको सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं उनका मिसयूज़ हम लोग करते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है? भ्रष्टाचार ही कहलाएगा। ठीक है, मान लीजिए हम बाहर कहीं प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रूम रेंट हो गया, हमारे खाने पीने का खर्चा हो गया, हमारी पढ़ाई का खर्चा हो गया, उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? उन सब के बावजूद हम पढ़ाई नहीं करते हैं और ऊपर से अलग से पैसा मंगा करके अपने फालतू के शौक होते हैं उनको पूरा करने में क्या करते हैं? पैसा खर्च करते हैं। तो वो भी एक प्रकार का करप्शन ही हो गया कि हम झूठ बोलकर अपने माता पिता से क्या कर रहे हैं? घर से दूर रह रहे हैं, पैसे मंगा रहे हैं, और जिस लक्ष्य के लिए हम आए हैं उस लक्ष्य को मतलब पाने के लिए प्रयास न करते हुए बाकी के मतलब बेफिजूल के कार्यों में लगे हुए हैं, तो वो भी तो करप्शन के अंतर्गत ही आएगा। तो यदि भ्रष्टाचार की जो मतलब एक डेफिनेशन दी जाए तो कुल मिला के ये कहा जाएगा कि आप क्या करते हो कि जो कार्य आपको करना चाहिए, जो कार्य आपको मतलब कर्तव्य आपका, जो दायित्व है आपका, ठीक है, उसको ना करते हुए आप बेवजह अपने निहित जो स्वार्थ होते हैं उनकी पूर्ति में लग जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये भी करप्शन की डेफिनेशन आप हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो आप प्रशासन के संदर्भ में जब इसकी डेफिनेशन लिख करके आएंगे तो वो ज़्यादा सटीक लगेगी। जैसे कि किसी लोक सेवक के द्वारा अपनी शक्तियों का निजी स्वार्थ हेतु अवैधानिक प्रयोग, क्योंकि यदि हम लोगों से बात करें तो लोगों का जो कंसर्न होता है करप्शन को लेकर के, ठीक है, या करप्शन के संदर्भ में उनका जो एक परसेप्शन है, ठीक है, वो इसी प्रकार का बना हुआ है कि सरकारी जो सेवाएं होती हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं होती हैं, जो सार्वजनिक अधिकारी कर्मचारी होते हैं, वहीं तक भ्रष्टाचार को क्या करते हैं? सीमित मानते हैं। ठीक है, बाकी जो भ्रष्टाचार बाकी जो समाज में अन्य क्षेत्रों में व्याप्त है उसके संदर्भ में वो उनकी समझ उतनी विकसित नहीं हुई है। तो हम भी डेफिनेशन उसी प्रकार जो आम लोगों के संदर्भ में उस प्रकार लिख करके आएंगे कि एक लोक सेवक द्वारा यदि अपनी शक्तियों का जो प्राधिकार उसे दिया गया, जो शक्तियाँ उसे दी गई हैं, ठीक है, उनका प्रयोग जो है वो जनहित में ना करते हुए, लोक सेवा के लिए ना करते हुए अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए करने लगता है, तो वो क्या कहलाएगा? भ्रष्टाचार कहलाएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सूचना क्या है? समझाइए। ठीक है, तो सूचना से तात्पर्य क्या है? सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अनुसार सूचना से तात्पर्य सार्वजनिक कार्यालयों के दस्तावेज जो होते हैं हमारे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक सहित, इसमें इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज हैं वो भी शामिल किए जाते हैं। दस्तावेज हो गए, कार्रवाइयाँ और आंकड़े आदि शामिल होते हैं सूचना के अंतर्गत। ठीक है, अब देखिए जो RTI एक्ट आया है 2005 में, तो उसके अंतर्गत जो डेफिनेशन दी गई है उसमें सूचना की क्या परिभाषा है और उसके अंतर्गत किस किस को शामिल किया जाएगा उनकी बात की जा रही है। तो ठीक है, तो RTI एक्ट 2005 के अनुसार सार्वजनिक जो कार्यालय होते हैं, सरकारी ऑफिसों के जो जितने भी दस्तावेज हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक जो दस्तावेज हैं उनकी भी बात की जा रही है, प्लस जितनी भी कार्रवाइयाँ वहाँ होती हैं और जितने भी आंकड़े वहाँ पर उपलब्ध हैं उन सभी को शामिल किया जाता है कि इसमें सूचना के तहत, और उन सब तक RTI के तहत हमारी क्या है? पहुँच सुनिश्चित होती है। हम चाहते हैं तो उनके बारे में जानकारी जो है वो RTI फाइल करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, कुपोषण के प्रमुख कारण बताइए। ये एक फेवरेट क्वेश्चन है MPPSC मुख्य परीक्षा का। ठीक है, ये आपके नए पाठ्यक्रम में भी ये टॉपिक रखा गया है कुपोषण, और पुराने पाठ्यक्रम में भी है, और लगातार निरंतर वर्षों में जो है वो इससे प्रश्न पूछे गए हैं मुख्य परीक्षा में। तो आप इसका ध्यान रखिएगा। इसके कारण क्या है, इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, ठीक है, इनके उपाय क्या क्या हैं, ये कुछ ऐसे फेवरेट क्वेश्चन कुपोषण से संबंधित जो पूछे गए हैं। तो कुपोषण के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। सबसे पहला हो गया गरीबी, ठीक है, इसके बाद हो गया आपका अशिक्षा, फिर आपका हो गया गंदगी, फिर पोषक आहार की अनुपलब्धता, इसके बाद अनियमित खान पान की आदतें और फास्ट फूड, जंक फूड आदि।
देखिए दोस्तों, ये जो कारण हमने बताए, ये कारण हमने पीछे भी डिस्कस किए थे कुपोषण के कारणों में, ठीक है। 6 नंबर में भी ये प्रश्न हमने किया है कुपोषण वाला। तो गरीबी हम सभी को पता है, गरीबी एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि जब व्यक्ति के पास पैसा नहीं होगा, वो गरीब होगा, तो क्या होगा, वो अपने जो मतलब जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जैसे कि खाना हो गया, ठीक है, जो पर्याप्त जो पोषण चाहिए उसको, वो भी वो ग्रहण नहीं कर पाता है। दूसरा हो गया अशिक्षा, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, अशिक्षा के कारण भी क्या होते हैं, कुपोषित हो जाते हैं, उन्हें खाने पीने का भान नहीं रहता है, ठीक है। और शिक्षा के कारण क्या होता है, वो गलत तरीके से अपना खान पान जो है वो बनाए हुए रहते हैं। तीसरा हो गया गंदगी, गंदगी भी एक कुपोषण का मतलब एक गंभीर कारण है, ठीक है। गंदगी के कारण ही क्या होता है, कुपोषण काफ़ी ज़्यादा फैलता है। इसके बाद पोषक आहार की अनुपलब्धता, ठीक है, मतलब कई जगह ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि लोगों के पास आय के साधन हैं, ठीक है, लेकिन इतने नहीं है कि वो आहार तो खरीद सकते हैं, लेकिन पोषण युक्त आहार जो है वो नहीं प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अनियमित खान पान की आदतें, ये हम सभी को पता है कि आजकल जो जीवन शैली है इस प्रकार की हो गई है, ठीक है। लोग वर्कोहॉलिक ज़्यादा हो गए हैं, मतलब कार्य जो है वो काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उनको अपने खाने का, ठीक है, स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रहता है। इस कारण भी क्या होता है, कुपोषण की समस्या जो है वो बन जाती है। इसके अलावा फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, ये भी क्या है, कुपोषण की बात करते हैं, ठीक है। तो कुपोषण में हम सभी को पता है, कुपोषण में अल्प पोषण भी आता है और अति पोषण भी आता है, ठीक है। तो ये दोनों कुपोषण के अंतर्गत ही आते हैं। अब आता है आपका जन्म के समय शिशु का आदर्श वजन कितना होना चाहिए, ठीक है। तो जन्म के समय शिशु का आदर्श वजन जो है वो लगभग 2.5 किलो से लगभग 3 किलो के लगभग, ठीक है, अर्थात 2.5 किलोग्राम से 2.9 किलोग्राम तक का जो वजन है वो जन्म के समय शिशु के लिए आदर्श माना जाता है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ठीक। इसके बाद आपका अगला प्रश्न आता है जो कि प्रश्न क्रमांक है 2, ठीक है। इसमें पूछा गया है आपका जो लघुत्तरीय जो प्रश्न है, ठीक है, जिनका उत्तर हमको 100 शब्दों में देना होता है, ठीक है, उनके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे दोस्तों कि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में विकास एवं पर्यावरण के संबंधों की व्याख्या कीजिए। ये हमेशा से एक कैसा एक विरोधाभासी मतलब टॉपिक रहा है कि विकास और पर्यावरण, ठीक है, जहाँ विकास होगा वहाँ पर्यावरण जो है वो आना ही आना है, ठीक। तो विकास एवं पर्यावरण के संबंध क्या क्या है, उनके ऊपर हमको यहाँ पर क्या करनी है, व्याख्या करनी है। चलिए दोस्तों, इसका उत्तर हम लोग देंगे। मानव जीवन को अधिक से अधिक सुविधा संपन्न बनाने के लिए मनुष्य ने प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के द्वारा, ठीक है, अर्थात मानव के जीवन को, देखिए विकास क्यों किया जाता है, विकास मानव के जीवन को अधिक से अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए किया जा रहा है। तो सुविधा संपन्न बनाने के लिए मनुष्य ने क्या किया है, प्राकृतिक संसाधनों के अति दोहन के द्वारा पर्यावरण को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, अर्थात जिसकी पूर्ति नहीं की जा सकती ऐसी क्षति हम लोगों ने क्या की है, पर्यावरण को पहुंचा दी है, ठीक है। अंधे विकास की होड़ का परिणाम जो है वो क्या हुआ है, पर्यावरणीय अवनयन, जलवायु परिवर्तन, वैश्विक तापन, प्रजातियों के विनाश, जैव विविधता की क्षरण तथा पृथ्वी के पर्यावरण के प्राकृतिक संतुलन में असंतुलन के रूप में दिखाई देता है। अर्थात विकास के कारण अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए हम लोगों ने क्या किया है, इस प्रकार की जो बड़ी बड़ी वैश्विक समस्याएं वो उत्पन्न कर दी हैं पर्यावरण में, ठीक है। विकास व पर्यावरण के मध्य मानव द्वारा विकास को अधिक महत्व दिए जाने के कारण जाहिर सी बात है हम लोगों ने क्या किया, पर्यावरण को कम महत्व दिया है और विकास को अधिक महत्व दिया है, जिसके कारण क्या हुआ है, इनमें जो परस्पर विरोधी संबंध है वो हमको दिखाई देते हैं। अर्थात विकास के परिणाम के रूप में पर्यावरण का क्षरण, ठीक है। हम सभी को पता है आज जो वैश्विक जो पर्यावरणीय समस्याएं उन सभी के पीछे जो अति तीव्र गति का और अनियमित रूप से जो हम लोगों ने विकास किया है, ठीक है, मानव ने, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उसके पीछे एक कारण बना हुआ है। इस प्रकार विकास व पर्यावरण में कैसे संबंध दिखाई देते हैं, संबंधों के बारे में पूछा है तो विरोधाभासी संबंध दिखाई देते हैं, किंतु सतत स्थायी व टिकाऊ विकास व सतत विकास लक्ष्यों तथा पर्यावरण हितैषी विकास के मॉडल को अपनाकर हम क्या कर सकते हैं, इनमें संतुलन जो है स्थापित किया जा सकता है। अर्थात जो अभी तक हुआ है नुकसान, ठीक है, वो हो गया, लेकिन आगे भी हम क्या कर सकते हैं, उस नुकसान को वो भी ना हो, विकास की जो योजनाएं वो भी संचालित होती रहें और मतलब क्या किया जाए कि पर्यावरण में जो हानि हुई है उसको भी रिस्टोर कर दें हम लोग, ठीक है, मतलब उसकी भी क्षतिपूर्ति हम लोग कर दें, वापस से जो पहले की जो स्थिति थी पर्यावरण की वो स्थापित कर दें। तो इस प्रकार का विकास यदि हम लोग करते हैं तो वो क्या कहलाएगा, सतत और टिकाऊ विकास कहलाएगा, ठीक है। जिसके साथ साथ विकास भी संचालित होता रहेगा, पर्यावरण को भी हानि नहीं होगी, ठीक है। और जो हमारी सतत विकास की जो परिभाषा है कि हम मतलब इस प्रकार अपने संसाधनों को क्या करें, उपयोग करें, ताकि आने वाली जो भावी पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनको संसाधनों की कमी ना हो, ठीक, तो वो भी हमारे एक दायित्व है, तो उसकी भी पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, हम संतुलन स्थापित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है पारिवारिक स्वास्थ्य पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है। अब फैमिली हेल्थ क्या होती है या पारिवारिक स्वास्थ्य क्या होता है, इसके ऊपर हमको एक टिप्पणी लिखना है। तो इसका उत्तर हम लोग देंगे दोस्तों कि पारिवारिक स्वास्थ्य से जो आशय है वो जनसंख्या के विभिन्न समूहों में व्याप्त स्वास्थ्य संबंधी,
ठीक है। अब देखिए जनसंख्या के जो अलग अलग समूह हैं वो परिवारों के रूप में एकत्रित हैं, ठीक है। तो उनमें व्याप्त जो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उनसे संबद्ध है, ठीक है। मतलब इसका संबंध किससे है? जो जनसंख्या के विभिन्न जो समूह हैं, ठीक है, तो उनसे संबंधित है, जिनमें क्या है, पोषणात्मक और स्वास्थ्य दोनों समस्याओं की पहचान और रोग के कारण व रोकथाम एवं नियंत्रण को शामिल किया जाता है, ठीक है। अर्थात जहां पोषणात्मक और स्वास्थ्य दोनों जो समस्याएं उनकी पहचान करना और रोगों के जो कारण हैं व रोकथाम एवं उनके नियंत्रण को शामिल किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से जैसे पीलिया हो गया, आपका अतिसार हो गया, अल्सर इत्यादि और एनीमिया, रतौंधी जैसी पोषणात्मक समस्याएं इसके कुछ उदाहरण माने जाते हैं, ठीक है। किसी विशेष समुदाय में जनसंख्या समूहों का, ठीक है, किसी विशेष समुदाय में जो जनसंख्या समूह है उसका पोषणात्मक स्तर अलग अलग कारणों से क्या हो सकता है, प्रभावित तो होता है, ठीक है। यदि हम बात करें, क्योंकि मतलब जो जनसंख्या समूह होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो उन जनसंख्या समूहों में जो पोषण का जो स्तर होता है, ठीक है, तो उनके अलग अलग कारण हो सकते हैं, ठीक है। उनको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं अलग अलग हो सकते हैं। कहीं पर जो हो सकता है कोई जनसंख्या समूह काफ़ी ज़्यादा समृद्ध हो पोषण स्तर में, ठीक है, अच्छा पोषण आहार ग्रहण करता हो। कोई जनसंख्या समूह ऐसा भी हो सकता है जहाँ पर पोषण की जो उपलब्धता है वो कैसी है, वो निम्न है। जैसे कि हम बात करें जनजाति समूह की बात कर सकते हैं, ठीक है, और एक किसी ऐसे समूह की बात कर सकते हैं जो शहरी क्षेत्र में निवास करता हो। तो जो जनजाति समूह है, जैसे कि मध्य प्रदेश की सहरिया जनजाति की बात करें तो वो अति कुपोषित जनजाति के अंतर्गत आती है, ठीक। तो जनसंख्या समूहों का जो पोषणात्मक स्तर है वो अलग अलग कारणों से कैसा होता है, प्रभावित होता है, ठीक है। तो शहरी क्षेत्र के लोगों और ग्रामीण क्षेत्र के जो जनसंख्या समूह है उनमें काफ़ी अंतर हो सकता है पोषणात्मक स्तर में, ठीक। तो उसके लिए कारण अलग अलग हो सकते हैं कि शिक्षा कारण हो सकता है, गरीबी एक कारण हो सकता है, उसमें गंदगी एक कारण हो सकती है, ठीक है, खान पान की आदतें कारण हो सकती हैं। अब जैसे शहरी क्षेत्रों की यदि हम बात करें तो वहाँ पर जो लोग जो होते हैं वो काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, ठीक है, 9 to 5 की जॉब उनकी रहती है। और अभी तो 9 to 5 क्या हो, मतलब उनकी जॉब जो है तो वो 9 to 5 कहने को होती है प्राइवेट सेक्टर में, लेकिन 10-10, 12-12 घंटे भी उनको काम करना होता है। इस बीच में उनको खाने पीने का कुछ रूटीन उनका नहीं बन पाता है, ठीक है। तो उस कारण भी हो सकता है शहरी क्षेत्रों में इस प्रकार की प्रवृत्तियां देख लेते हैं जो जीवन शैली से रिलेटेड होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अलग प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं, ठीक है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग मेहनती होते हैं, उनका खाने पीने का रूटीन बना हुआ रहता है। वो सुबह खेतों पर जाते हैं काम करने या फिर किसी भी काम में जुटते हैं तो पहले खाना खाते हैं, ठीक है, फिर दोपहर का खाना खाते हैं और शाम को जल्दी खाते हैं और जल्दी सो भी जाते हैं, ठीक है। तो एक जीवन शैली भी जो होती है वो क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपका, ठीक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखी जाएंगी पारिवारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत। इसके अलावा आपका हो गया खाद्य की उपलब्धता और उपभोग की पद्धतियों में अंतर के कारण भी अल्पपोषण व कुपोषण के प्रकार भी अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो यदि हम पारिवारिक स्वास्थ्य की बात करें तो कुपोषण एक मेन प्रॉब्लम वहाँ पर देखी जाती है, ठीक है। तो कई मतलब जो होते हैं कारण, उनमें खाद्य की उपलब्धता भी हो सकती है। एक गरीब परिवार है, एक अमीर परिवार है, ठीक है। उसके अलावा उपलब्धता यदि मान लो दोनों में समान रूप से है भी तो क्या फिर उपभोग की पद्धति कैसी है, ठीक है, कि भाई मान लीजिए एक गरीब परिवार है, ठीक है, और एक अमीर परिवार है, लेकिन दोनों को खाद्यान्न की उपलब्धता है, लेकिन गरीब परिवार रूटीन से अगर टाइम से खाता है, टाइम से पीता है, टाइम से सोता है, ठीक है, तो वो क्या होगा, कुपोषित नहीं होगा। जबकि कोई अच्छा परिवार है, संपन्न परिवार है, लेकिन उनका रूटीन फिक्स नहीं है, टाइम से सोना नहीं है, टाइम से उठना नहीं है, ठीक है, टाइम से खान पान नहीं है, तो वो भी कुपोषण के अंतर्गत आ सकता है। तो खाद्य की उपलब्धता और उपभोग की पद्धतियों में अंतर के कारण भी क्या हो सकता है, अल्पपोषण व कुपोषण के प्रकार भी जो पारिवारिक स्वास्थ्य के अंतर्गत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। इस प्रकार एक जनसंख्या समूह क्या करता है, अपर्याप्त पोषण आहार के साथ कुछ समय जीवित तो रह सकता है, परंतु वह रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और मानसिक व शारीरिक रूप से कम सक्रिय होगा, ठीक है। जनसंख्या समूह या इसको परिवार के तात्पर्य पे ले सकते हैं कि कोई परिवार यदि हम बात करें तो कोई परिवार क्या कर सकता है कि पोषण आहार के साथ कुछ समय जीवित तो रह सकता है, ठीक है, लेकिन वह रोगों के प्रति अधिक संवेदनशील और मानसिक रूप व शारीरिक रूप से सक्रिय कम होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश राज्य में संचालित महिला एवं बाल कल्याण से संबंधित परियोजनाओं का संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक है। तो इसमें मध्य प्रदेश जो राज्य में संचालित जो महिला एवं बाल कल्याण, बच्चे एवं महिलाओं के संदर्भ में जो कल्याणकारी कार्यक्रम है उनके बारे में हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, इसका उत्तर देंगे, थोड़ा सा बैकग्राउंड देंगे कि समाज में वंचित वर्गों के अंतर्गत महिला एवं बच्चों को भी शामिल किया जाता है। हम सभी को पता है जो वल्नरेबल जो ग्रुप्स होते हैं उनमें महिला एवं बच्चे प्रमुख रूप से आते हैं तथा एक बेहतर समाज के निर्माण हेतु इनका उत्थान व विकास अति आवश्यक माना जाता है, ठीक है। इस हेतु मध्य प्रदेश शासन ने इनके कल्याण के लिए निम्नलिखित योजनाएं संचालित की हैं। टू द पॉइंट बताएंगे कौन कौन सी योजनाएं। सबसे पहली योजना है, हम सभी को पता है, समेकित बाल विकास परियोजना। ये किसके, बालकों के, जो बच्चे होते हैं, ठीक है, बालक बालिकाएं, उनके विकास से संबंधित हैं। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है, इसके अंतर्गत
बच्चे हो गए, गर्भवती महिलाओं को भी शामिल किया जाता है, स्तनपान कराने वाली महिलाएं हो गई, कुपोषण, ठीक है, रक्त अल्पता एनीमिया की समस्या महिलाओं में ज़्यादा देखी जाती है, बालकों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगली जो योजना है वो आती है आपकी जननी सुरक्षा योजना। इसको हम पढ़ चुके हैं पहले भी और दोबारा पढ़ेंगे। जननी सुरक्षा योजना क्या है? इसके अंतर्गत संस्थागत जो प्रसव होता है, शिशु व मातृत्व मृत्यु दर में कमी, प्रसव सुविधा हेतु 24 घंटे वाहन की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। ठीक है, जननी सुरक्षा योजना बेसिकली संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए है। और जो रिमोट एरियाज होते हैं, काफ़ी दूरस्थ जो क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र जहाँ पर कोई वाहन नहीं जा सकता या फिर यहाँ से लोग जो है वो आ नहीं सकते हैं किसी भी जो मतलब संस्था तक, चिकित्सीय जो संस्थाएं होती हैं, हॉस्पिटल्स होते हैं, जैसे पीएचसी हो गया आपका, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हो गए आपके, या जिला चिकित्सालय हो गए, तो वहाँ तक गर्भवती महिलाओं को पहुँचाया जा सके टाइमली, ठीक है, समय पर, ताकि उनका सुरक्षित और संस्थागत प्रसव जो है वो संपन्न हो सके। इसके बाद अगली योजना है हमारी लाडली लक्ष्मी योजना। ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना हम सभी को पता है, जो कन्या भ्रूण हत्या है उसके प्रति, उसको रोकने के लिए, ठीक है, अर्थात समाज में महिलाओं के प्रति या बालिका जन्म के प्रति एक सकारात्मक मनोवृत्ति के विकास के लिए कैसी योजना लाई गई थी? लाडली लक्ष्मी योजना जो है वो लाई गई थी। ठीक है, तो इसके अलावा लैंगिक समानता स्थापित करना और बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक मनोवृत्ति के विकास के लिए। इसके बाद है ऊषा किरण योजना। तो ऊषा किरण योजना हम सभी को पता है, ये घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण के लिए, ठीक है, जो महिलाएं एवं बच्चे होते हैं उनको घरेलू हिंसा से संरक्षण प्रदान करने के लिए योजना संचालित की गई है। इसके बाद अगली योजना है हमारी उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना जो है वो महिलाओं के वाणिज्यिक यौन शोषण एवं दुर्व्यवहार की रोकथाम हेतु लाई गई है। ठीक है, जो कार्यस्थल होते हैं, जहां पर व्यापारिक जो कार्य प्रतिष्ठान होते हैं या फिर कोई ऑफिस है, कार्यस्थल है, वहां पर महिलाओं के क्या यौन शोषण एवं उनके दुर्व्यापार की रोकथाम के लिए उज्ज्वला योजना जो है वो लाई गई है। इसके अलावा जो अन्य योजनाएं या अन्य कार्यक्रम है उनकी भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट में, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये आप सभी को पता है। ठीक है, इसके बाद सबला योजना किशोरी जो बालिकाएं हैं, ठीक है, उनके लिए लाई गई है। इसके अलावा स्वयं सिद्धा योजना, ये स्वयं सहायता समूहों के द्वारा क्या करना, महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिए लाई गई है, स्वयं सिद्धा योजना। प्रतिभा किरण योजना, ठीक है, गांव की बेटी योजना, ठीक, और तेजस्विनी कार्यक्रम। इसके अलावा नंद घर योजना, जो आंगनबाड़ियों के माध्यम से, ठीक है, क्या किया जाता है, महिलाओं के उत्थान के लिए। सुकन्या समृद्धि योजना, ठीक, इसके अलावा मिशन इंद्रधनुष और अटल बाल मित्र योजना, ये बच्चों के विकास से संबंधित है। तो इस प्रकार ये कुछ कार्यक्रम है जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, जो राज्य शासन के द्वारा संचालित किए जा रहे हैं महिला एवं बच्चों के संदर्भ में। ठीक है दोस्तों, इसका टू द पॉइंट प्रश्न भी आता है, जैसे ये पूछा गया है कल्याणकारी कार्यक्रम, जैसे महिलाओं के संदर्भ में भी पूछे जाते हैं, बच्चों के संदर्भ में, बुजुर्गों के संदर्भ में। तो ये प्रश्न जो है रिपीटेटिव क्वेश्चन है, बस आप इसको याद रखेंगे, जितने भी समाज के वंचित वर्ग हैं, ठीक है, उनसे संबंधित जितने भी कल्याणकारी कार्यक्रम है वो आपके नवीन पाठ्यक्रम में भी शामिल किए गए हैं 2020 के, और जो पुराना पाठ्यक्रम है आपका उसमें भी उनको शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, जो कि मतलब बीच का जो स्तर होता है, ठीक है, आप सभी को पता होगा, जो पीएचसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर, उसके बाद फिर आपका आता है सीएचसी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, और फिर आपके आते हैं जो जिला चिकित्सालय होते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स होते हैं, ठीक है, उनकी बात की जाती है। ठीक, तो इसमें कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो बीच वाला जो पार्ट होता है, ठीक है, ये कहाँ पर होते हैं, जो पीएचसी सेंटर होते हैं वो कहाँ होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में होते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर एक उन मतलब 4 के लगभग जो पीएचसी होते हैं, शायद उनके ऊपर एक सीएचसी होता है, वो आगे हम चर्चा करेंगे इनकी स्थापना कैसे होती है। ठीक, तो भारत में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की जो स्थिति है वर्तमान में, उसके ऊपर टिप्पणी हमको करना है। ठीक है, तो इसके लिए एक सर्वे जो आता है हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा, उससे आप जो है वो लेटेस्ट आंकड़ा जो है वो ले सकते हैं, जहां से मैंने लेने का प्रयास किया है। चलिए दोस्तों, इस पर बात करेंगे। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना व देखरेख किसके द्वारा की जाती है? राज्य सरकारों के द्वारा की जाती है। ठीक है, देखिए, जो राज्य सरकार होती है उसके द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थापना की जाती है। ये स्वास्थ्य सेवाओं के द्वितीय स्तर में आते हैं, अर्थात जो मतलब सेकेंडरी जो स्टेज होती है, चरण मतलब जो लेवल होता है उसमें ये आते हैं। ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के रेफरल केस, अर्थात जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ से जो केस रेफर होकर के आते हैं, इनके पास रेफरल केस व विशेषज्ञ सेवाओं हेतु कार्य करते हैं। ठीक है, सामान्यतः निम्नलिखित शर्तें जो होती हैं वो एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर या फिर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को स्थापना के लिए जो है वो होनी चाहिए। अगर यदि ये ठीक है, कौन सी कंडीशन है वो देखते हैं कि करके। पहली होगी आपकी कि 4 जो पीएचसी होंगे, अर्थात 4
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के ऊपर एक जो होता है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है स्थापित किया जाता है। इनका जनसंख्या आधार कितना होता है? मैदानी क्षेत्र की यदि बात करें तो 1,20,000, ठीक है, मैदानी क्षेत्र में 1,20,000 की जनसंख्या पर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया जाएगा, जबकि दुर्गम व पहाड़ी क्षेत्र में 80,000 की जनसंख्या पर। इसके अलावा ये कितना 30 बेड का क्या होता है? एक अस्पताल होता है, एक हॉस्पिटल होता है जिसमें 30 बिस्तरों की सुविधा जो है वो उपलब्ध होती है। इसमें 4 विशेषज्ञ जो है वो अनिवार्य रूप से शामिल किए जाते हैं, ठीक है। एक तो आपका सर्जन होता है, ठीक है, दूसरा आपका फिजिशियन, जनरल फिजिशियन जो होता है, इसके अलावा एक स्त्री रोग विशेषज्ञ व शिशु रोग विशेषज्ञ। ये 4 जो विशेषज्ञ होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वो यहाँ पर क्या होते हैं? स्टाफ में आवश्यक होते हैं। इसके अलावा 21 लोगों का एक पैरामेडिकल स्टाफ यहाँ पर सहयोग के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक ऑपरेशन थिएटर होना चाहिए, ठीक है, एक्सरे की मशीन होनी चाहिए, लेबर रूम व पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध होती है। पैथोलॉजी अर्थात जहाँ पर जांचें वगैरह की जाती हैं, ठीक है। अब इसकी स्थिति की बात करते हैं तो भारत में यदि हम बात करें तो 31 मार्च 2019 तक, भारत में 31 मार्च 2019 तक कुल 5,685 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो कार्यरत हैं, ठीक है, जिनमें से 5,335 कहाँ पर है? ग्रामीण क्षेत्रों में, और 350 जो है शहरी क्षेत्रों में स्थापित किए गए हैं, ठीक। अब शहरी क्षेत्रों में जैसे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं, ठीक है, वो भी कई खंडों में विभाजित हो, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, तो ठीक है, बड़े बड़े जो शहर होते हैं, जहाँ संभाग स्तर की हम बात कर रहे हैं, ग्वालियर हो गया आपका, इंदौर हो गया, तो यहाँ भी जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार 350 वर्तमान में शहरी क्षेत्रों में है और 5,335 जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में है, ठीक है। शहरी क्षेत्रों में जो सब अर्बन जो एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पर मतलब जो जिला चिकित्सालय तो होते ही हैं पूरे उस जिले के लिए, लेकिन जो शहर का विस्तार काफ़ी ज़्यादा हो गया है, ठीक, तो वहाँ पर क्या किए जाते हैं? इस प्रकार के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो वहाँ के संक्रमणशील क्षेत्रों में जो सब अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ पर स्थापित किए जाते हैं। 31 मार्च 2019 तक कुल कितनी जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर हैं? तो 15,395 जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर जो है वो उपलब्ध थे। इसके अलावा 3,197 आयुष और 1,920 डेंटल सर्जन जो है वो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर उपलब्ध हैं। जबकि कुल स्वीकृत पदों की यदि बात की जाए तो उनमें से कितने 79.9% सर्जन, प्रसूति व स्त्री रोग विशेषज्ञों के 64%, ठीक है, और 77.5% चिकित्सक व 69.7% बाल रोग विशेषज्ञों के पद कितने हैं? खाली हैं, ठीक है। तो कुल स्वीकृत पदों में से इतने तो खाली हैं 79.9। अब 79.9 में से 64% तो जो विशेषज्ञ चाहिए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, जो 4 प्रकार के विशेषज्ञ हैं, तो 64% पद उनके खाली हैं, ठीक है। फिर 77.5% डॉक्टर्स के हो गए, जो जनरल फिजिशियन हो गया आपका, ठीक है। इसके अलावा 69.7% यदि इसको भी डिवाइड किया जाए इन तीनों को, ठीक है, तो जनरल फिजिशियन अलग हो गया आपका, बाल रोग विशेषज्ञ अलग हो गए, उनके इतने पद जो वर्तमान में अभी खाली हैं, ठीक है। तो इसको कंक्लूड करेंगे तो उपरोक्त वर्णित आंकड़ों के से स्पष्ट है कि भारत में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्थिति कैसी है? चिंताजनक बनी हुई है, जिसके कारण लोगों को महंगे निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ता है। इस संबंध में त्वरित प्रयास अभी आवश्यक है, अर्थात जो खाली पद हैं, जो स्वीकृत पद हैं, उन पर नियुक्ति प्रक्रिया की जाए, ठीक है। और जो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर की जो संख्या है वो भी काफ़ी कम है, तो इनको और अधिक से अधिक जो इनकी स्थापना की जानी चाहिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कर्क रोग के विस्तार के कारणों पर प्रकाश डालिए। कर्क रोग अर्थात इसको कैंसर बोला जाता है, ठीक है। तो कैंसर जो रोग है उसके विस्तार के क्या कारण है उन पर प्रकाश डालना है। क्या यह एक संक्रामक बीमारी है? ठीक है, ये प्रश्न आपका 2020 के नवीन पाठ्यक्रम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 2019 की मुख्य परीक्षा के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वर्तमान में हमने देखा कि कई जो महत्वपूर्ण सेलिब्रिटीज़ हैं वो कैंसर के कारण क्या हो गए, काल कवलित हो गए हैं, ठीक है। तो कैंसर जो रोग है वो काफ़ी घातक रोग है, ठीक है, और इसकी जो मतलब कैजुअलिटी जो रेट होती है, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा, फैटल रेट काफ़ी ज़्यादा होती है। इसमें बचने की संभावना काफ़ी कम होती है यदि ये अपने मतलब एक बार अगर निकल गया आपके डॉक्टर्स के, उससे पहुँच से अलग अलग चरण होते हैं इसमें, ठीक है। तो क्या यह एक संक्रामक बीमारी है, यह भी बताना है हमको। तो इसका उत्तर देंगे, कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की बीमारी है। हम सभी को पता है जो कोशिकाएं होती हैं हमारी, ठीक है, उनकी अनियमित जो वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं किसी भी कोशिका की क्या करना, कोशिका के द्वारा उसकी अनियमित वृद्धि जो होती है, ठीक है, उसका मतलब जो विभाजन जो किया जाता है वो अनियंत्रित जब हो जाता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, कैंसर हो जाता है, ठीक है। तो कैंसर एक प्रकार की असंगठित उत्तक वृद्धि की क्या बीमारी है जो कोशिकाओं में अनियंत्रित विभाजन व विकास के कारण होती है, ठीक है। यह एक गैर संक्रामक बीमारी है, ठीक है, यह संक्रमण के द्वारा नहीं फैलती है। और कैंसर रोग के प्रमुख कारण जो है वो निम्नलिखित हैं। कारण क्या क्या है हम बताएंगे, ठीक है। सर्व प्रमुख कारण हम सभी को पता है, धूम्रपान और तंबाकू का सेवन। हम सभी लोग मतलब मूवी देखने तो जाते ही हैं, ठीक है, और
टीवी वगैरह हम देखते ही हैं, सबसे पहला जो ऐड ही आता है वो इसी के संबंध में आता है कि कैंसर एक घातक बीमारी है, तंबाकू का धूम्रपान का सेवन ना करें, शराब का सेवन ना करें। ठीक है, खान पान व अन्य शारीरिक गतिविधियाँ, ठीक है, ये भी इसके कारण पीछे कारण होती हैं। शराब, अल्कोहल आदि का सेवन, ये भी कैंसर के लिए क्या है, कारण है। सूर्य तथा अन्य रेडियो सक्रिय पदार्थों से उत्सर्जित जो विकिरण होते हैं उनके द्वारा भी क्या होता है, वो कैंसर फैलता है। ठीक है, हम लोग देखते हैं कि जो लोग एक्सरे मतलब यहाँ पर जो जांचें की जाती हैं आपकी, ठीक है, तो जो एक्सरे की मशीन्स के द्वारा जांच की जाती है, आपकी अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या रेडियो सक्रिय जो पदार्थ होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। तो वहाँ पर जो लोग कार्यरत होते हैं उनमें भी कई बार जो है कैंसर जो है देखा जाता है। ठीक है, इसके अलावा कई बार कैंसर जो होता है, जो भूमिगत जो जल होता है उसके माध्यम से कई प्रकार के जो हानिकारक जो मतलब पदार्थ होते हैं वो व्यक्ति में चले जाते हैं। ठीक है, और उनके कारण भी क्या होता है, कैंसर जो है उसमें पैदा हो जाता है। इसके अलावा वंशानुगत आधार पर भी जब मतलब बीमारी फैलती है, अर्थात ये कैसी होती है, मतलब अगर परिवार में हिस्ट्री रही है, इतिहास रहा है इस बीमारी का, तो इसकी संभावना जो है वो बनी रहती है। ठीक है, इसके उपचार के लिए यदि हम बात करें तो रेडियोथेरेपी, शल्य चिकित्सा, ठीक है, लेजर किरणों का प्रयोग, कीमोथेरेपी, बोन मेरो ट्रांसप्लांट आदि जो टेक्निक्स है उनका प्रयोग किया जाता है, किंतु ये भी इसकी प्राथमिक अवस्था में ही अधिक सफल होते हैं। अर्थात यदि शुरुआती चरण में, ठीक है, प्राइमरी फेज में ही क्या पता चल जाए कि आपको कैंसर है, तो ये ज़्यादा सक्सेसफुल हैं ये सारे उपाय। ठीक है, इसीलिए प्रारंभिक अवस्था में इसका उपचार इलाज का सबसे महत्वपूर्ण तरीका माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आपको शरीर में कहीं ऐसी मतलब लगता है कि आपको कैंसर की कोई गुच्छा बन रहा है, वहाँ पर गठान टाइप कोई बन रही है, तो आप उसका इलाज टाइमली करा लें। ठीक है, पता करें कहीं ये कोशिका बाद में कैंसर का रूप तो धारण नहीं कर लेगी। ठीक है, और उसका अगर टाइम से इलाज हो जाएगा तो वो आप उससे बच सकते हैं, अन्यथा इससे बचना जो है वो नामुमकिन है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, जन्म मृत्यु समंकों की क्या उपादेयता है। ठीक है, जो वाइटल स्टैटिस्टिक्स इनको बोला जाता है, तो जन्म मृत्यु जो समंक होते हैं, अर्थात जन्म और मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, ठीक है, उनकी क्या उपादेयता है, अर्थात इनकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में। ठीक है, तो वो बताना है हम लोगों को, तो इसके बारे में बताएंगे, इसका उत्तर देंगे। जन्म मृत्यु समंक एक नमूना जनांकीय सर्वेक्षण है। कैसे हैं जी, एक नमूना जनांकीय सर्वेक्षण है जो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर जन्म दर, मृत्यु दर, मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, विवाह तलाक आदि से, मतलब इन सभी से संबंधित राष्ट्रीय स्तर पर भी और राज्य स्तर पर भी क्या करते हैं, जन्म दर हो गई, मृत्यु दर हो गई, मातृत्व मृत्यु दर हो गई, शिशु मृत्यु दर, विवाह तलाक आदि से संबंधित जो सूचक होते हैं, ठीक है, उनका वार्षिक क्या करते हैं, आकलन करता है। ठीक है, जन्म मृत्यु समंक की उपादेयता निम्नलिखित है, अर्थात इनका यूज क्या क्या है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या क्या है वो बताएंगे। ठीक है, जैसे कि जनांकीय सर्वेक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका, जैसे कि जन्म मृत्यु, भ्रूण हत्या, विवाह तलाक आदि से संबंधित आंकड़े ये क्या करता है, प्रस्तुत करता है। इससे पता चलता है सरकारों को कि मतलब समाज में किस प्रकार की प्रवृत्तियां व्याप्त हैं। ठीक है, जनसंख्या जो है वो किस प्रकार वृद्धि कर रही है, कितने लोग जो मृत्यु में मतलब प्रत्येक वर्ष कितने लोग मृत्यु हो रही है। ठीक है, जन्म कितना हो रहा है, तो उससे जन्म दर का पता चलता है हमारा। भ्रूण हत्या पता चलता है इससे कि कन्याओं के प्रति किस प्रकार की जो है वो प्रवृत्ति अभी भी बदली है कि नहीं। विवाह, ठीक है, तलाक हो गए, तो इन संबंध मतलब इन सभी से जितने भी आंकड़े हैं जो हमारे समाज के संदर्भ में एक मतलब खाका खींचते हैं। ठीक है, उसके बारे में हमको बताते हैं। इसके बाद राज्य व जिला स्तर पर होने वाली मृत्यु का मेडिकल ब्यौरा व जन्म का रजिस्ट्रेशन, ये हम सभी को पता है कि जिला स्तर पर हम क्या करते हैं, यदि जन्म होता है हमारे परिवार में किसी बच्चे का, तो हम जिला चिकित्सालय में जा करके वहाँ पर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। ठीक है, और मृत्यु होती है तो उसका भी क्या करते हैं, वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट हमको प्राप्त होता है, तो उनका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इसके अलावा जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना। ठीक है, अब किसी की मृत्यु हो जाती है तो डेथ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। ठीक है, इसकी उपयोगिता कहाँ पर होती है, जैसे कि स्कूल एडमिशन में हमको लगता है। ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट पहचान पत्र के लिए, विवाह सर्टिफिकेट आदि में काम आते हैं। ठीक, इसके अलावा सरकार को जन्म मृत्यु से संबंधित नीतियों व परिवार नियोजन संबंधी कार्यक्रमों के निर्माण में सहायक होते हैं। देखिए दोस्तों, वर्तमान में जनसंख्या नीति के ऊपर बात की जा रही है। भारत की जनसंख्या वो काफ़ी तीव्र गति से बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि 2050 तक हम लोग क्या कर लेंगे, चाइना को भी क्रॉस कर देंगे और विश्व में जनसंख्या के मामले में पहले स्थान पर काबिज हो जाएंगे। ठीक है, तो एक मतलब ऐसी मजबूत और ठोस जनसंख्या नीति की बात की जा रही है, जैसे कि चाइना में थी कि एक बच्चा नीति वहाँ पर लागू की गई थी। ठीक है, वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की गई थी और दूसरे बच्चे पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर क्या थी, मतलब पनिशमेंट भी लगाए गए थे लोगों के ऊपर। तो ऐसी कोई नीति भारत में भी अब लागू होनी चाहिए। ठीक है, तो जन्म मृत्यु से संबंधित जो आंकड़े होते हैं, जैसा ठीक है, वो क्या करते हैं, इनसे संबंधित नीतियों के लिए और परिवार नियोजन से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं उनके निर्माण में क्या करते हैं, एक मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, दिशा प्रदान करते हैं। इसके अलावा जनसंख्या में व्याप्त जो विभिन्न रोगों की जानकारी से उनके उपचारात्मक व रोकथाम के उपाय हेतु, ठीक है, मतलब जनसंख्या में जो विभिन्न रोग जो व्याप्त होते हैं तो इससे उनके बारे में भी जानकारी मिलती है कि भाई
मतलब कितने जो जनसंख्या है उसमें से कितने लोग किस बीमारी से ग्रसित हैं, तो उनके आधार पर उनकी रोकथाम के लिए और उनके उपचार के लिए सरकारों के द्वारा स्वास्थ्य नीतियाँ बनाई जाती हैं, स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। इसके अलावा नागरिकों के विभिन्न वर्गों की पहचान कर उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में भी इसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लोगों के आवर्जन व प्रवास के संबंध में आंकड़े, अर्थात कई लोग जो है वो बाहर चले जाते हैं और कई लोग बाहर से आकर क्या करते हैं, भारत में बस जाते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में कि राष्ट्रीय स्तर पर मतलब विदेशों से जो भारत में आए, और देश की बात करें तो राज्यों के स्तर पर भी आंकड़ा प्राप्त होता है। जैसे कि अभी वर्तमान में हम सभी को पता है कोरोना महामारी के दौरान क्या हुआ, जो प्रवासी मजदूर थे उनकी समस्या काफ़ी ज़्यादा बड़ी हो गई थी, ठीक है। अर्थात मान लीजिए बिहार से कई लोग मुंबई गए थे, ठीक है, यूपी से कई मजदूर जो है वो यूपी बिहार जैसे राज्यों से पूरे देश में अलग अलग राज्यों में जाकर के मजदूरी कर रहे थे, प्रवास पर थे वो, ठीक। अभी महामारी में वापस उनको आना पड़ा, तो एक काफ़ी बड़ी समस्या थी। तो उनके आंकड़े अगर सरकार के पास उपलब्ध होते कि कौन सा मजदूर कहाँ पर गया हुआ है, तो उनको लाने में क्या होती, आसानी होती है इस महामारी के समय। निर्वाचन के दौरान मतदाता सूची आदि तैयार करने में भी इनका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा मातृत्व मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, लिंगानुपात आदि की सटीक जानकारी इनके उपचार व इनकी रोकथाम हेतु कार्यक्रमों के निर्माण में क्या होती है, सहायक होती है। तो इनकी उपादेयता की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा है, इनके लाभ काफ़ी ज़्यादा हैं, विशेषकर जो सरकार की नीतियाँ होती हैं जनसंख्या के संदर्भ में, ठीक है, और कार्यक्रम होते हैं उनको बनाने में इनकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रतिरक्षण की भूमिका का प्रकाश डालिए, ठीक है। तो स्वास्थ्य क्षेत्र है उसमें प्रतिरक्षण की जो भूमिका है उसके बारे में हमको यहाँ पर बताना है, प्रकाश डालना है, तो उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका उत्तर देंगे प्रतिरक्षण क्या है। प्रतिरक्षण बेसिकली एक टीकाकरण प्रक्रिया है, ठीक है। इसमें वैक्सीनेशन ज़्यादा किया जाता है जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को संक्रामक बीमारियों के प्रति क्या किया जाता है, प्रतिरोधी बनाया जाता है। हमने पहले भी डिस्कस किया था, टीकाकरण के माध्यम से क्या किया जाता है, व्यक्ति में किसी मतलब विशेष बीमारी के संदर्भ में रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित की जाती है, ठीक है। अब यदि वो बीमारी जो है वो किसी जीवाणु से होती है या किसी विषाणु से होती है या किसी और कारण से होती है, यदि उसमें वो टीकाकरण कर दिया गया है, उसको वैक्सीन दे दिया गया है, तो वो वायरस या वो जो भी कोई है वो उस पर अटैक करेगा, तो उसके शरीर के अंदर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने आप जो विकसित होगी और उस वायरस को, जो भी विषाणु हो, जीवाणु हो, जो भी हो, उसको क्या कर देगी, वहीं पर समाप्त कर देगी, अर्थात उसके शरीर को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंच पाएगा। तो यह टीका व्यक्ति की प्रतिरक्षा प्रणाली को संक्रमण या बीमारी के खिलाफ रक्षा हेतु क्या करता है, प्रोत्साहित करता है, ठीक है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इसकी जो भूमिका है वो निम्नलिखित है, ठीक है। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि संक्रामक रोगों को नियंत्रित व नष्ट करने में, जो मतलब डिसीजेज होती हैं, संक्रामक जो रोग होते हैं, ठीक है, उनको नियंत्रित करने में और नष्ट करने में। अब मान लीजिए अभी कोरोना महामारी काफ़ी ज़्यादा व्यापक रूप से फैली हुई है पूरे विश्व में, यदि इसका कोई वैक्सीन आ जाता है तो क्या होगा, इसको कंट्रोल करने में और धीरे धीरे इसको समाप्त करने में, इसके एलिमिनेशन में, ठीक है, क्या होगा, इसकी भूमिका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसके बाद कुछ विशेष विषाणु व जीवाणु जनित जो रोग हैं उनके विरुद्ध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में। अब कोरोना भी क्या है, एक प्रकार का विषाणु या वायरस है, तो कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु व विषाणु होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया और वायरसेस होते हैं, उनके प्रति क्या करना है, उनके द्वारा जो रोग होते हैं, ठीक है, तो उन रोगों के विरुद्ध शरीर की प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में। इसके अलावा जन्म के पूर्व से लेकर जन्म के बाद तक शिशु व माता को विभिन्न संक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करने में। हम सभी को पता है कि जब बच्चा गर्भ में आता है तभी से टीकाकरण कार्यक्रम जो है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। विभिन्न प्रकार के टीके जो होते हैं वो लगाए जाते हैं ताकि माता के स्वास्थ्य को और शिशु के स्वास्थ्य को किसी प्रकार की हानि जो है वो ना हो पाए। इसके अलावा तपेदिक, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, खसरा, टिटनेस, मीजल्स, रुबेला, मम्स आदि गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम व नियंत्रण, हम सभी को पता है इन सभी के टीके जो है हमको बचपन में ही लगा दिए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा व्यक्ति के शरीर में विभिन्न रोगों से, यहाँ पर रोग करना होगा, ठीक है, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करके, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करना है, विभिन्न रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करके, ठीक है, उसे अपने मानसिक शारीरिक विकास की उच्चतम सीमा प्राप्त करने में। जाहिर सी बात है यदि हम अस्वस्थ रहेंगे, ठीक है, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से क्या रहेंगे, अस्वस्थ रहेंगे, तो हम हमेशा डल फील करेंगे, डाउन फील करेंगे, और जो हमारा जो क्षमता है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, हम उच्चतम सीमा प्राप्त नहीं कर पाएंगे, अर्थात जो हम लक्ष्य पा सकते हैं, जो हम अचीव कर सकते हैं लाइफ में, ठीक है, उनको अचीव करने से पीछे रह जाएंगे। इसके अलावा कई रोगों के जड़ से उन्मूलन में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि पोलियो हम सभी को पता है, जो पोलियो ड्रॉप कार्यक्रम चलाया गया भारत में, पल्स पोलियो अभियान जिसको बोलते हैं, तो भारत अंततः जाकर के 2014 में क्या हो गया, इससे मुक्त हो गया है। तो दोस्तों इस प्रकार ये वाला जो पार्ट है हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने 3 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न जो है वो कंप्लीट किए हैं द्वितीय प्रश्न पत्र के खंड बा के 2016 की मुख्य परीक्षा के, ठीक है। इसके 15 अंकों के जो प्रश्न हैं और जो 6 अंकों के कुछ प्रश्न हैं, ठीक है, उनको हम अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसको अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।